नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में किए बड़े बदलाव की। मोदी सरकार ने किए बड़े ऐलान की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस ने दिए विवादित बयान की। बिहार सरकार ने लिए बड़े फैसले की। बात करेंगे भारत यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे देश में बढ़ रहे कोरोना के एक्टिव केसों को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। आम लोगों को मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल पर बेसिक सीमा शुल्क BCD को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे कच्चे और रिफाइंड तेलों के बीच आयात शुल्क का अंतर 8.75% से बढ़कर 19.25% हो गया है, जिससे खाने के तेल में कीमतों में 5 से 6% की कमी की उम्मीद है। ये कटौती अगले 2 हफ्तों में खुदरा बाजार में दिख सकती है। सरकार ने उद्योगों को निर्देश दिए हैं कि शुल्क कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। इससे न केवल रसोई का बजट हल्का होगा बल्कि घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत जो अपनी 50% से अधिक खाद्य तेल की मांग आयात से पूरी करता है, इस कदम से महंगाई पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया, बोले शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी से हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ है। पीएम ने कहा कि वो मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं जो राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात कर हर संभव सहायता सुनिश्चित करने को कहा। विमान में 242 यात्री सवार थे, जिसमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी शामिल थे। हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका है और मेघारी नगर में भारी तबाही हुई है। ईडी का डर दिखाकर कांग्रेस को तोड़ना चाहती है मोदी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी कर्नाटक कांग्रेस को तोड़ना चाहती है, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार प्रवर्तन निदेशालय ईडी का डर दिखाकर कर्नाटक में कांग्रेस को तोड़ने की साजिश रच रही है। खड़गे ने कहा कि ईडी ने कर्नाटक में कांग्रेस के एक सांसद और 3 विधायकों के परिसरों पर छापेमारी की है, जिसका मकसद पार्टी में फूट डालना और सत्तारूढ़ बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने बीजेपी पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि यह पुरानी रणनीति है, लेकिन कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं और बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। खड़गे ने यह भी कहा कि चुनाव के समय उठाए जाने चाहिए थे ये कदम, न कि 1.5 साल बाद। उन्होंने वाल्मीकि घोटाले से जुड़े छापों को राजनीति से प्रेरित बताया और मुख्यमंत्री से फोन पर चर्चा करने की बात कही। अगले लोकसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू कर सकती है मोदी सरकार। सरकारी सूत्रों ने कहा, परिसीमन में दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता का ध्यान रखा जाएगा। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 33% महिला आरक्षण लागू करने की योजना पर काम कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत यह आरक्षण नए परिसीमन के आधार पर प्रभावी होगा, जो 2027 में होने वाली जनगणना के बाद शुरू हो सकता है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनगणना डिजिटल तकनीक से तेजी से पूरी होगी। परिसीमन के बाद लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 753 तक हो सकती है, जिसमें उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ेंगी। हालांकि दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु और केरल अपनी सीटें कम होने की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा और उनकी सीटों का अनुपात बरकरार रखा जाएगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई तक संभव। अगले हफ्ते से कवायद तेज होगी। 10 राज्यों में भी नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले हो सकता है। अगले हफ्ते से इस दिशा में कवायद तेज हो जाएगी। लगभग 10 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अनौपचारिक बातचीत में इसके साफ संकेत मिले हैं कि नए अध्यक्ष का चुनाव अब टाला नहीं जाएगा। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, लिहाजा संगठन में इससे पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दरअसल बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। वह एक्सटेंशन पर है। वहीं यह केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इस वजह से भाजपा जल्द नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं 15 अगस्त के बाद बिहार चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो जाएगी, इसलिए भाजपा इससे पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहेगी, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति नहीं रहे। भाजपा सूत्रों का दावा, मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन ही रहेगा। मैतेई कुकी जो समुदायों में सुलह प्राथमिकता। बीरेन्द्र सिंह बोले, केंद्र लोकप्रिय सरकार चाहता है। जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में फिलहाल भाजपा नई सरकार का गठन नहीं करेगी। मोदी सरकार की प्राथमिकता फिलहाल राज्य में 2 वर्षों से जारी मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक जब तक दोनों समुदायों के बीच मेल मिलाप नहीं हो जाता, तब तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाने की संभावना नहीं है। इससे पहले 15 जून तक राज्य में दोबारा भाजपा सरकार के गठन का दावा किया जा रहा था। 30 अप्रैल को 21
विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर राज्य में तत्काल लोकप्रिय सरकार बनाने की मांग की थी। पत्र पर भाजपा के 14 विधायकों ने साइन किए। दरअसल मणिपुर में फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं राज्य में 3 मई 2023 को कुकी मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। इस दौरान 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, भारत चीन आगे बढ़ रहे, दोनों मिलकर नया संतुलन बना रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने GMF ब्रुसेल्स फोरम 2025 में कहा कि भारत और चीन दोनों उभरती शक्तियां विश्व में एक नया संतुलन बना रही हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की 1 अरब से अधिक जनसंख्या और सभ्यतागत इतिहास के कारण इनके संबंध जटिल हैं। जयशंकर ने कहा कि अनसुलझे सीमा विवाद संबंधों में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन हाल के राजनयिक प्रयासों से स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों को आपसी हितों और संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए स्थिर संबंध बनाने चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा कि चीन ने भारत से पहले आधुनिकीकरण शुरू किया, क्योंकि भारत की तत्कालीन सरकारों ने समय पर कदम नहीं उठाए। ये बयान भारत चीन संबंधों में संतुलन और सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। UN दिल्ली से कह रहा है, दूध की रखवाली करो, पाकिस्तान पर बरसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करना जरूरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र UN की काउंटर टेररिज्म पैनल का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे दिल्ली से दूध की रखवाली कराने जैसा बताया। राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान की धरती लंबे समय से वैश्विक आतंकवादी संगठनों की पनाहगाह रही है और इसे आतंकवाद के खिलाफ जिम्मेदारी देना UN की गंभीरता पर सवाल उठाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद को पूरी दुनिया से खत्म करना चाहता है और अगर पाकिस्तान इस दिशा में कार्रवाई नहीं कर पाता तो भारत की सेनाएं सीमा के दोनों ओर प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। राजनाथ ने अंतर्राज्यीय समुदाय से पाकिस्तान को मिलने वाली आतंकवाद की फंडिंग रोकने की अपील की, ताकि इसे आतंकवाद की नर्सरी को खाद पानी न मिले। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, इन 2 फसलों की MSP पर होगी खरीद। कृषि मंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने दी स्वीकृति। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने मूंग और मूंगफली की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के आग्रह पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिया गया। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होगा। विशेष रूप से जायद फसलों के लिए यह पहली बार है कि मूंग और मूंगफली की MSP पर खरीदी होगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस कदम से सरकार का किसान कल्याण के प्रति समर्पण झलकता है। कृषि मंत्री शाही ने केंद्र सरकार का आभार जताया है कि योजना उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में कृषि को बढ़ावा देगी, जिससे लगभग 10 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। चाचा शरद पवार के गढ़ में पकड़ मजबूत करने की तैयारी में अजित पवार लिए कई बड़े फैसले। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP नेता अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के गढ़ सतारा में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सतारा के विकास के लिए कई बड़े फैसले किए हैं, जिनका असर आगामी स्थानीय चुनावों में देखने को मिल सकता है। अजित पवार ने सतारा की ऐतिहासिक वास्तुकला और नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजघाट और समाधि स्थलों को पुनर्विकास पर जोर दिया। पारंपरिक स्थापत्य शैली और पत्थरों के उपयोग पर बल दिया गया। शरद पवार का सतारा में मजबूत प्रभाव रहा है, लेकिन अजित पवार इन फैसलों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। इसके अलावा अजित पवार और शरद पवार की हालिया मुलाकातों ने सियासी गलियारों में दोनों के बीच सुलह की अटकलों को हवा दी है। जम्मू कश्मीर में शांति को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। बोली, जब तक कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी नहीं हो जाती तब तक जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होना असंभव। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में शांति के लिए कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीरी पंडित अपने पैतृक स्थानों पर सुरक्षित नहीं लौटते तब तक घाटी में शांति स्थापित करना असंभव है। मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक समावेशी रोड मैप सौंपा, जिससे कश्मीरी पंडितों के लिए 5 कनाल जमीन, घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता और विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित करने की मांग शामिल है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीति से परे सामूहिक अंतरात्मा और ऐतिहासिक न्याय का सवाल है। मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा को समर्थन देने और कश्मीरी पंडितों के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 64,951 कश्मीरी पंडित परिवार स्थापित है, जिनमें से अधिकांश जम्मू और दिल्ली में है। बिहार में बढ़ी मुखिया की ताकत, चुनाव से पहले पंचायत सरकार भवन के लिए भी नीतीश का अहम फैसला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। मुखियाओं की ताकत बढ़ाते हुए मनरेगा योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही पंचायती राज प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता 1.5 गुना बढ़ाया गया है। नीतीश ने सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में इस साल के अंत तक पंचायत सरकार भवन बनवाने का लक्ष्य रखा, जिसके लिए 1,069 नए भवनों को स्वीकृति दी गई है। इनके निर्माण का जिम्मा मुखियाओं को सौंपा गया है। यदि मुख्यालय गांव में जमीन उपलब्ध न हो तो पास के गांव में जमीन ली जा सकती है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की राशि से 15 लाख तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय स्तर पर होगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।
देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,154 पार, 77 मौतें, एक हफ्ते में 30 लोगों की जान गई। गुजरात में सर्दी खांसी होने पर क्वारंटीन होने की सलाह। भारत में कोविड-19 के एक्टिव केस 7,154 तक पहुंच गए हैं और इस साल अब तक 77 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते में 30 मौतें दर्ज की गई। केरल में सबसे ज्यादा 2,223 एक्टिव केस हैं। इसके बाद गुजरात 1,223, दिल्ली 757, पश्चिम बंगाल 747, महाराष्ट्र 615 का नंबर है। गुजरात में 129 नए केस दर्ज हुए और सर्दी खांसी जैसे लक्षण वाले लोगों को क्वारंटीन की सलाह दी गई है। नए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जैसे JN1, NB1, 8.1, LF7 और XFC के कारण केस बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामले हल्के हैं। केंद्र सरकार ने अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल शुरू की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने और मास्क पहनने की सलाह दी है, खासकर बुजुर्गों और कोमोबिडिटी वाले लोगों को। भारत को पड़ोसियों की निगरानी क्षमताओं के बढ़ाना होगा। एयर मार्शल दीक्षित ने चीन को लेकर कही बड़ी बात। एयर मार्शल सेवानिवृत्त अनिल दीक्षित ने कहा कि भारत को अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उन्नत तकनीक और रणनीतिक निगरानी तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य है। दीक्षित ने चीन की सैन्य गतिविधियों और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर चिंता जताई है, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती मौजूदगी को लेकर। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को उपग्रह निगरानी, ड्रोन तकनीक और साइबर खुफिया जानकारी जैसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने की वकालत की है। यह बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति को मजबूत करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम की साजिश का एक और सबूत सामने आया। लगाया था शातिर दिमाग। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और सनसनीखेज मामला सबूत सामने आया है, जो सोनम रघुवंशी की शातिर साजिश को उजागर करता है। मेघालय पुलिस को चेरापूंजी के पास एक लावारिस स्कूटी मिली, जिसे सोनम और राजा ने 21 मई को शिलांग से बुक किया था। हत्या के बाद यह स्कूटी क्राइम सीन से 10-15 किलोमीटर दूर पाई गई, जिससे साजिश के सुनियोजित होने का संकेत मिलता है। पुलिस को होटल मन्हा में से भी एक अहम सुराग मिले हैं, जहां सोनम और राजा ने अपना सामान छोड़ा था। सोनम ने पुलिस को चकमा देने के लिए गाजीपुर में सरेंडर किया। दावा किया कि उसे अगवा किया गया था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खून से सनी जैकेट और प्रेमी राज कुशवाहा के साथ चैट्स जैसे सबूत उसकी साजिश को बेनकाब करते हैं। पुलिस अब क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।